सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षमता विस्तार में सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के महानिदेशक मेजर जनरल अशोक कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं पत्रकार अजय बनर्जी। जनरल साहब, एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कल लिया है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की एक बैठक ने। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को रक्षा मंत्री राजनाथ जी हेड करते हैं और उस एक्विजिशन काउंसिल ने 54,000 करोड़ की नए सामग्री के बारे में खरीदने की बात करी है। उसमें से 3 बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहले है T-90 टैंक के नए इंजन होंगे जो कि अभी का इंजन है उससे ज़्यादा सक्षम होंगे, ज़्यादा पावरफुल होंगे। वरुणास्त्र टारपीडो जो कि खुद ही भारत में बन रहा है वो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लगेगा। ये काम आता है दुश्मन की पनडुब्बियों को मारने के लिए। तीसरी बात उन्होंने करी है इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना के लिए नए सर्वेलेंस प्लेन्स, यानी जो कि निगरानी रख सकें दुश्मन के ऊपर, दुश्मन के इलाके में निगरानी रख सकें। तो सर, ये जो तीनों बातें हैं उन्होंने कहा है कि हम भारत में ही निर्यात करी जाएंगी, यहीं पर बनाई जाएंगी। तो सर, हम सिलसिलेवार चलते हैं। सबसे पहले टैंक का जो इंजन है वो 1350 हॉर्स पावर का होगा, नया इंजन। अभी का जो T-90 का इंजन है वो 1000 हॉर्स पावर का है, तो काफ़ी इसमें करीब 30% बढ़ोतरी होगी पावर में इंजन की। तो सर, इस इंजन को बदलने का कारण क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होगा? अगर आप कल की डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीट में देखें तो वहां पर उन्होंने 8 कैपिटल प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया था जिनकी टोटल वैल्यू 54,000 करोड़ की है। आपको ये भी पता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी AON जो है ये प्रोक्योरमेंट की पहली सबसे मेजर इम्पोर्टेंट प्रोसेस होती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि इन सारे एक्विजिशन के प्रपोजल्स में 3 मेजर प्रपोजल्स हैं जिसमें आपने सबसे पहले जिक्र किया है टैंक इंजन के बारे में। आपको पता है कि अगर हम चाइना का बॉर्डर देखें, ईस्टर्न लद्दाख से लेकर के आगे बढ़ते हुए, चाहे हिमाचल प्रदेश का इलाका हो, उत्तराखंड का हो, सिक्किम का हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, ज्यादातर इलाका माउंटेनस इलाका है। एंड पहाड़ियों में अगर टैंक को मूव करना है तो उसके लिए पुलिंग पावर की, हॉर्स पावर की जरूरत ज्यादा होती है। जो हमारे पास T-90 टैंक्स हैं जिनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 1000 हॉर्स पावर की है, वो प्लेन्स के लिए तो चाहे राजस्थान का डेजर्ट्स हो, चाहे पंजाब का इलाका हो, गुजरात का इलाका हो, वहां सब तो वो सक्षम है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर लाइन ऑफ कंट्रोल का मामला है या चीन के पूरे बॉर्डर का मामला है तो वहां पर हमको जो टैंक्स हैं वो हायर कैपेसिटी के चाहिए। और इसलिए यह सोच विचार करके 1350 हॉर्स पावर के इंजन का अप्रूवल किया गया, जिससे उनकी मोबिलिटी और अपने फायर पावर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में सुविधा होगी। हमारे जो प्लानर्स हैं, जो लड़ाई के बारे में सोच रखते हैं, उन सब का मानना है कि अगली लड़ाइयों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पहाड़ी इलाकों में होना है और इसलिए उसके लिए अभी से तैयारी होनी जरूरी है, जिसमें ये टैंक्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। और खासकर जब उनके पास में हायर कैपेसिटी का इंजन होगा और जब इस हायर कैपेसिटी का इंजन T-90 में आ जाएगा तो मेरे ख्याल से ऐसी कैपेसिटीज और भी इस तरह के जो मूविंग इक्विपमेंट हाई एल्टीट्यूड में चाहिए उनके लिए भी ये कैपेसिटी क्रिएट करना आसान होगा। जनरल कुमार, वरुणास्त्र टारपीडो भारतीय नौसेना के युद्धपोतों पर लगेगा, दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ के मारेगा। तो सर, ये टॉर्पीडो दरअसल जब युद्धपोत पे लगता है, 2 इसमें बातें हैं कि टॉर्पीडो करता क्या है। दूसरी चीज़ ये कि ये आत्मनिर्भरता के अंदर हम भारत में बना रहे हैं, भारत डिफेंस डायनेमिक्स लिमिटेड शायद बनाएगी। तो सर, इसका अहमियत क्या है? अजय जी, एक तो आपने सही बताया कि जो वरुणास्त्र टारपीडोज हैं जिनके एडिशनल एक्विजिशन की बात अप्रूव की गई है, वो बेसिकली नेवी की कैपेबिलिटी को ज्यादा बढ़ाएंगे और ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडिजिनस तरीके से प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब इस चीज को महत्व देने की जरूरत क्या है, ये हमें समझने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं कि इंडियन ओशन रीजन में जहां पर चाइना कोई रेजिडेंट पावर नहीं है, लेकिन फिर भी वो श्रीलंका के साथ में, मालदीव के साथ में और ढेर सारे राष्ट्रों के साथ में अब रिश्ते बढ़ा करके अपनी प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। और इसलिए बढ़ा रहा है क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा ट्रेड मलक्का स्टेट होकर के आगे जाता है ताकि उस पर भी कोई खतरा ना आए। इंडो पैसिफिक में भी बहुत सी हरकतें हो रही हैं, साउथ चाइना सी में हो रहा है। तो चाइना अपनी सबमरीन कैपेबिलिटी को एक बहुत बड़े तरीके से बढ़ा रहा है
अब उस सबमरीन को अगर काउंटर करना है तो जाहिर है कि हमारे सबमरीन्स में और हमारे जो शिप्स में है उनको ये टारपीडोज उसमें लगने जरूरी हैं, ताकि ये जा करके उनको इफेक्ट होने के पहले ही बर्बाद कर सकें, क्योंकि ये हम भारत में खुद बना रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी असेंबली लाइन और हमारी कैपेसिटीज इतनी हैं कि हम किसी भी स्टेज पर अगर इसको स्केल अप करना होगा, ज्यादा बनाना होगा, तो हम इसको बना पाएंगे। साथ ही साथ ये हमारे एक्सपोर्ट में भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा, क्योंकि ढेर सारे राष्ट्र हैं जो बिम्स्टेक का हिस्सा हैं या क्वाड कंट्रीज हैं या और भी ढेर सारे अलायंसेस के हिस्से हैं जो भारत की तरफ एक बहुत बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं। तो ये इक्विपमेंट उनके लिए भी बना के दिया जा सकता है। जल कुमार, जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक कल हुई थी उसमें एक और अहम चीज आई। भारतीय वायुसेना के लिए 6 नए सर्वेलेंस प्लेन, यानी कि जो निगरानी रखते हैं दुश्मन के हवाई अड्डों पर, दुश्मन की हरकतों पर, और साथ साथ हमारे जो लड़ाकू विमान के पायलट हैं या यूएवी के पायलट हैं उनको, और ग्राउंड पर बैठे कंट्रोलर्स को एक लाइव पिक्चर प्रेजेंट करते हैं। ये जो विमान हैं ये जन कुमार क्या करते हैं और इनकी एक युद्ध में या एक कॉन्फ्लिक्ट में क्या इसका उपयोग होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया, क्योंकि अगर दुश्मन के जो एयरक्राफ्ट हैं उस पर बहुत लॉन्ग रेंज पे उस पर नजर रखना है या उनकी मिसाइल्स आ रही हैं उस पर नजर रखना है, तो जरूरी है कि हमारे जो रडार्स हैं वो लॉन्ग रेंज में उस चीज को देख पाए। तो उस लॉन्ग रेंज को देखने का तरीका तभी संभव होता है जबकि उनका प्लेटफॉर्म जिस पर वो माउंट किए गए हैं वो ऊंचाई पर हो, और उसके लिए एयरक्राफ्ट जो है बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए भारत ने इस चीज को समझते हुए फरवरी 2017 में ही ब्राजीलियन एम्ब्रायर 145 जेट को यूज करके पहला ये कैपेसिटी क्रिएट किया था, और बाद में डीआरडीओ ने 3 और सिस्टम डेवलप किए थे जो नेत्रा के नाम से जाने जाते हैं। हालांकि हमारी रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि हमको चीन के एक बहुत बड़े हिस्से पे नजर रखना है, इंडियन ओशन रीजन पे रखना है, पाकिस्तान पे रखना है, और बाकी भी आसपास के देशों में क्या हरकतें हो रही है उस पर भी नजर रखनी है। तो इस एक्विजिशन काउंसिल में एयरफोर्स को 6 नए नेत्रा सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट सैंक्शन हुए हैं, और ये एग्जिस्टिंग नेत्रा के इम्प्रूव वर्जन है, इसलिए इनको नेत्रा मार्क 1 अल्फा के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसके बाद डीआरडीओ एक और प्लेटफॉर्म इसी कैटेगरी का डेवलप कर रहा है, उसमें रडार और बाकी चीजों का सर्वेलेंस का जो इक्विपमेंट है सिर्फ उसको बदलने की बजाय उसमें एरियल प्लेटफॉर्म भी बदला जा रहा है, और उसमें एम्ब्रेयर की जगह एयरबस 321 प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। और इससे हमारे जो चाहे एयरबोर्न फाइटर पायलट्स हों या एयरबोर्न रिसोर्सेज हों या ग्राउंड बेस्ड रिसोर्सेज हों, उन सबको दुश्मन की एक्टिविटीज का समय से पहले खबर लग जाएगी, और जितना पहले हमको खबर होगी हम उतना बेहतर तरीके से उस थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, बर्बाद कर पाएंगे। जन कुमार, एक और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल का फैसला था बहुत बड़ा कि जो हमारी प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया है, यानी जब हम जो हथियार खरीदते हैं उसकी जो प्रक्रिया है, टेंडर होगा पहले, उसके बाद ट्रायल होंगे और वो फिर एक कमेटी बैठेगी, उसकी प्राइस नेगोशिएशन होगी, वो काफ़ी लंबा है। और वो लंबा इतना है कि कई बार 1 दशक लग जाता है, 12-15 साल लग जाते हैं प्रोक्योर करने में, तब तक टेक्नोलॉजी और टेक्निक बदल जाती है। ये सर्कल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक नई रूपरेखा तैयार करी है कि ये जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है या प्रक्रिया है इसको बदला जाए और इसमें समय कम लगे, ऐसा कुछ करने की तैयारी करिए। इसकी अहमियत क्या है सर? अजय जी, इसकी अहमियत मेरी समझ से बहुत ही बड़ी है। हालांकि जो 8 कैपिटल एक्विजिशन के प्रोजेक्ट पास किए गए हैं उसमें से 3 के बारे में हमने बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उन सबसे बड़ी बात है ये जो प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन के बारे में स्टेप उठाया गया है। आपको याद होगा कि जब सुब्रतो मुखर्जी मेमोरियल लेक्चर था जिसमें हमारे डिफेंस सेक्रेटरी ने पार्टिसिपेट किया था, और उन्होंने बोला था कि हमारे जो एक्विजिशन प्रोसेसिंग टाइमिंग्स हैं वो इनऑर्डिनेटली बहुत ज्यादा हैं और उसमें बहुत से चैलेंजेस हैं, और हमको उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है, उसको रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। डिफेंस मिनिस्टर भी संजीदगी से इस पर ध्यान देते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस ईयर को ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स डिक्लेयर किया हुआ है। और उसमें जो अगर आप देखें कि 9 पहलू हैं जिसमें ईयर ऑफ डिफेंस रिफॉर्म्स 25 में बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें ये जो डिफेंस रिफॉर्म्स है, एक्विजिशन की प्रोसेस है, उसको सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। और
ये जो रायसीना डायलॉग के शुरू में हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इस बात का जिक्र किया था कि हमारा एक्विजिशन टाइमिंग इतना लंबा है कि जो चीज हम आज कंसीव करते हैं जब तक वो आता है तब तक उसकी टेक्नोलॉजी ही ऑब्सोलीट हो जाती है, और इसलिए हमको सबको मिलजुल करके इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो ये जो स्टेप 20 मार्च को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ली है, जाहिर है कि कई स्टेप्स पर जो टाइम लगता है उसको उन्होंने शॉर्टन किया है। तो मैं इस बदलाव को तो बहुत महत्व देता हूं और कांग्रेचुलेट करता हूं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को कि उन्होंने ये बड़ा स्टेप लिया और खासकर कहा कि ये जो बदलाव हैं वो उसी दिन से लागू हैं, इसको किसी बाद के टाइम का मोहताज नहीं होना है। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। जनरल साहब, काफ़ी सारी बातें हैं आपने बताई हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की जो प्रक्रिया है उसके बारे में, मगर एक चीज़ है जो कि आत्मनिर्भरता की बात सरकार ने करी थी कोई 8-10 साल पहले, उसमें 3-4 पहलू निकल के आते हैं। कुछ आंकड़े हैं, पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष गया उसमें 127 लाख करोड़ का भारत ने रक्षा उत्पाद करा और साथ साथ 21,000 करोड़ का रक्षा उद्योग या रक्षा के जो सामान है उसका एक्सपोर्ट करा। तो ये काफ़ी बड़े नंबर हैं सर, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? नहीं, यह एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है। इनफैक्ट 2014 के बाद ही आत्मनिर्भरता एंड इंडिजिनाइजेशन पर एक फोकस्ड एफर्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमने जब जब भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं तो चाहे हमारे कुछ दोस्त देश रहे हों चाहे कम दोस्त रहे हों, लेकिन उन्होंने या तो कोई एक महत्वपूर्ण फैसिलिटी हमको डिनाई की है या जो चीज 1 रुपए में मिलती थी उसको 10 रुपए में बेचा हुआ है। और इसलिए हम अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा तभी कर सकते हैं जबकि हम अपने साजो सामान को अपने ही देश में बनाएं। और इसलिए जो गवर्नमेंट का फोकस है, उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स को, डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को, एक तो प्राइवेट सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने शामिल किया है। अब पब्लिक सेक्टर एंड डीआरडीओ के भरोसे ही देश का विकास नहीं होना है, अब सबको समग्र रूप से विकास करना है। इनफैक्ट अभी तो जो मौजूदा पॉलिसी के मुताबिक 75% जो बाइंग है वो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से करनी है। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि उसको एक बहुत बड़ा इम्पेटस दिया जाए, क्योंकि जब तक हम अपने रिक्वायरमेंट के लिए इक्विपमेंट और अम्युनिशन खुद नहीं बनाएंगे तब तक हम सही मायने में अपने नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को हासिल नहीं कर पाएंगे। सरकार ने 2 लक्ष्य रखे हैं कि जो डिफेंस की प्रोडक्शन है वो 1,27,000 करोड़ से बढ़ के 3 लाख करोड़ हो जाएगी 2029 में, और जो एक्सपोर्ट है हमारी वो 21,000 करोड़ से बढ़ के लक्ष्य है 50,000 करोड़ करने का। क्या ये संभव है सर? ये संभव डेफिनेटली है, क्योंकि जो अभी भी हम परसेंटेज टर्म्स में हम जो भी बना रहे हो या वैल्यू टर्म्स में, लेकिन हमारा जो मेन इक्विपमेंट है, जो हाई कॉस्ट इक्विपमेंट है, एयर डिफेंस मिसाइल्स हैं या हमारे एयरक्राफ्ट हैं या हमारे टैंक्स हैं या आर्मी की काफी चीजें हैं, अभी भी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंट हैं। और अगर हम उन चीज को प्रायोरिटाइज करके खुद देश में बनाए लगेंगे तो मेरे को तो लगता है कि बहुत कम समय में हम वैल्यू वाइज उसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि अभी हाई वैल्यू का सामान तो अभी भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे अब हम अपनी उसमें पैठ बढ़ा रहे हैं कि लो टू मीडियम वैल्यू वाले या टेक्नोलॉजी वाली ज्यादातर चीजें हम खुद कर पा रहे हैं। हाई टेक्नोलॉजी में कुछ एक तो फील्ड्स हैं, जैसे सैटेलाइट्स हैं, सर्विलेंस रिसोर्सेज हम अच्छा कर रहे हैं, मिसाइल्स में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक फील्ड्स ऐसे हैं जहाँ पर हमको काम करना है। तो अगर हम उन पर फोकस करके काम करेंगे तो हमको इस एम को अचीव करना, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने में मुश्किल नहीं होगा। जहां तक एक्सपोर्ट्स का मामला है वो भी अचीवेबल है। जैसे आपने देखा होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल्स में कई एक कंट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। इसी तरह से ढेर सारे कंट्रीज हैं जो अब रशिया या यूएस ब्लॉक से या चाइना से इक्विपमेंट लेकर के उसके होस्टेज नहीं बनना चाहते, डेट ट्रैप में नहीं फंसना चाहते। उनको भारत की नीति पर भरोसा है। मुझे लगता है कि अब एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बजाय भारत के हित में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा और हम अपने निर्यात को बहुत तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे और ये एम्स अचीवेबल होंगे। जनरल कुमार, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमारे श्रोताओं को समझाया है कि कैसे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जो 3 बड़े फैसले लिए हैं, और साथ साथ आपने ये भी अच्छी तरीके से समझाया है कि कैसे वो जो प्रोक्योरमेंट की प्रणाली है वो बदल रही है। जनरल कुमार, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षमता विस्तार में सरकार के प्रयासों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सेंटर फॉर जॉइंट वॉरफेयर स्टडीज के महानिदेशक मेजर जनरल अशोक कुमार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे पत्रकार अजय बनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
सुर्खियों में।